हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 1 सितंबर 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है सुपर ब्लू मून के बारे में। हम बेसिक से बस समझ लेते हैं 2-3 बातें, इस पर डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। डिटेल में ऑलरेडी हम आपको जब ज्योग्राफी की क्लास कवर कराएंगे जीएस में, तो वहाँ पे जब प्लैनेटरी सिस्टम को बताएंगे, अर्थात हमारा जो ब्रह्मांड है, जो हमारे प्लैनेट हैं, तो वहाँ पर हम आपको हर एक चीज़ बेसिक से बेसिक बताएंगे। ठीक है, अभी बस सामान्य समझ के लिए चीज़ों को जान लीजिए, ताकि आपसे इंटरव्यू में या राह चलते अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछ ले, क्योंकि ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो आप उसका उत्तर दे सकें। ठीक है, इस सुपर ब्लू मून को हम समझें इससे पहले 2 से 3 शब्दों को समझ लें। ठीक है, और कुछ स्थितियों को समझ लें एनिमेशन के ज़रिए भी, ताकि आपको चीज़ें फिर आगे दिक्कत ना करें। ठीक है, आपको पता है कि ये हमारा सन है और इस सन के चारों ओर हमारे जो 8 प्लैनेट हैं वो चक्कर लगाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब इस सन के साथ ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। ठीक है, ध्यान से सुनना। चंद्रमा क्या करता है, ये भी पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है, लेकिन पृथ्वी की कक्षा में चंद्रमा की जो कक्षा है, सूर्य की कक्षा की तरह चंद्रमा की भी अपनी कक्षा है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये इसकी चंद्रमा की कक्षा होती है। ठीक है, ये चंद्रमा की कक्षा है, ये पृथ्वी है, आप ऐसे मान लो। ठीक, तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, इनमें अंतर होता है, लगभग 25,000 किलोमीटर का अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो पास की दूरी है इसको हम बोलते हैं पास में है, पेरिजी पॉइंट। ठीक, ये दूर की दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं अपोजी पॉइंट। ठीक, इसी दूरी के आधार पर आप बताइए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होगा तब ज़्यादा बड़ा दिखेगा। ज़्यादा बड़ा का मतलब ज़्यादा सूर्य की रोशनी उसको मिल रही होगी, ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिल रही होगी तो वो ज़्यादा चमक रहा होगा। ठीक है, ब्लू मून क्यों कहते हैं? ब्लू इसलिए कहते हैं क्योंकि कई आसमान में रिफ्लेक्शन होते हैं, कई बार रेड भी होता है, कई बार ब्लू भी होता है, तो वो सूर्य की रोशनी के रिफ्लेक्शन के आधार पर हम उसको नाम ब्लू मून दे देते हैं। ठीक है, तो अर्थात वो दूरी जिस पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है उसको हम कहते हैं सुपर ब्लू मून की अवस्था। इतनी बातें क्लियर हो गई। सिंपल सा समझ लो कि जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक मून होगा तो वो सुपर ब्लू मून होगा, जब पृथ्वी से दूर मून होगा तो वो एक तरीके का ब्लू मून कह सकते हैं उसको। ठीक है, हालांकि ब्लू मून की मानक कोई परिभाषा नहीं है। ब्लू मून तो पूर्णिमा का जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसके रूप में उसको संदर्भित किया जाता है। महीने की जो दूसरी पूर्णिमा होती है या अंतिम पूर्णिमा होती है उसको हम कहते हैं ब्लू मून के रूप में। ठीक है, तो बस इतनी बातें यहाँ पे मुझे बतानी थी और उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो अब सुपर मून से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, आप में से कईयों के मन में एक प्रश्न ये जगा होगा कि सर ये पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, तो उसमें महीना अलग अलग होते हैं। कहीं 31 आपको मिलेगा, कभी 30 मिलेगा, कभी 29 मिलेगा, कभी 28 मिलेगा। लेकिन जो हमारा हिंदू पंचांग है उसमें अधिकतर दिन 30 का माना जाता है महीना। ठीक, और इस 30 को 2 पार्ट में बांटा जाता है 15-15 दिन में। इन्हीं 15-15 दिनों को बोलते हैं पाक्षिक। इसीलिए आप देखेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई समाचार पत्रिका पाक्षिक रूप में प्रकाशित होती थीं, अर्थात 15-15 दिन में। श्री IAS एकेडमी की मैगजीन भी पाक्षिक मैगजीन के रूप में प्रकाशित होती है। ठीक, अब ध्यान से समझना, इस 15 में 1 से 15 तक की तारीख शामिल है और इस 15 में 16 से 30 तक की तारीख शामिल है। ये जो 1 से 15 है इसको बोलते हैं हिंदू पंचांग में शुक्ल पक्ष, अर्थात जिस भी बच्चे का जन्म 1 से 15 के बीच में होगा या 1 और 15 को होगा वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आएगा, और जिस भी बच्चे का जन्म 16 से 30 के बीच में होगा वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। अब आप में से जब भी किसी का विवाह हो, पंडित जी, या जब भी बर्थडे या कोई घर में मांगलिक कार्य हो रहा हो,
तो उसमें देखना जब वो आपकी जन्म तिथि पूछें और मंत्र में जब शुक्ल पक्ष का यूज करें तो समझ जाना आपके बर्थडे को शो किया जा रहा है, या जिस दिन हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, उस तारीख को जब वो शो करें तो समझ जाना अच्छा ये शुक्ल पक्ष इसलिए बोले थे, कृष्ण पक्ष इसलिए बोले थे, समझ गए। यज्ञ वगैरह जब होते हैं तो ये शुक्ल पक्ष हो गया, ये कृष्ण पक्ष हो गया। अब यहाँ पर खास ध्यान देना कि जो 15 तारीख है, या कहें शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन है, या कहें 15 तारीख, उसको नाम दिया जाता है पूर्णिमा, ठीक। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन है यानी कि 30 तारीख, उसको नाम दिया जाता है अमावस्या के रूप में, ठीक है। ये दो शब्द क्लियर हुए, पूर्णिमा और अमावस्या। अर्थात पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, चांद, ठीक है। चांद क्या होगा इस दिन, इस दिन चांद का उदय होगा, अर्थात पूर्णिमा के दिन चांद का उदय होता है। सरल से सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन चांद अस्त होता है। अब जब चांद अस्त होगा, अंधेरा होगा, तो आप बताइए जब चांद अस्त होगा, अंधेरा होगा, तो रात उजाली होगी या अंधेरी होगी, अंधेरी होगी। अंधेरी मतलब काली रातें, इसीलिए फिल्में आती थी कि अमावस्या की काली रात, है ना। या कई डरावने लोग यही समझाते हैं ना कि अमावस्या को काली रात क्यों कहते हैं, तो ये समझ लीजिए क्योंकि उस दिन चंद्रमा नहीं दिखता है, इसलिए काली रात होती है। एक और फैक्ट बता दूं काम का है कि जितने शुभ कार्य हैं वो पूर्णिमा के दिन ही देखे जाएंगे। आप देखना, बुद्ध पूर्णिमा आपको मिलेगी क्योंकि सूर्योदय होता है, कार्तिक पूर्णिमा आपको इसी समय मिलेगी, इसी समय आपको गुरु पूर्णिमा मिलेगी, है ना। तो ये सब पूर्णिमा के समय होते हैं। अमावस्या वाले दिन क्या होते हैं कि हमारे जो पितृ हैं, पुरखे हैं, जो जिनका देहांत हो गया, तो उनकी याद में हम भोज कराते हैं, जिसको पितृपक्ष बोलते हैं उस समय, ठीक है। ब्राह्मणों को दान किया जाता है ना, आसपास के लोगों को खिलाया जाता है, जानवर में कौवे को मतलब खिलाया जाता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बस अब इतना बेसिक अगर कोई आपसे कभी पूछेगा तो आप इसका उत्तर दे सकते हो जनरल नॉलेज में, ठीक। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में नहीं। आपके मन में होगा सर ज्योग्राफी की लैंग्वेज में बता दो पूर्णिमा और अमावस्या। तो देखो, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अमावस्या कब होती है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अमावस्या तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तब अमावस्या होगी। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि सूर्य का सारा प्रकाश कहाँ पे होगा, चंद्रमा पे पड़ जाएगा, ठीक है। तो पृथ्वी से चंद्रमा दिखेगा नहीं। और वैसे भी मैं एक बात बता दूं, पृथ्वी से चंद्रमा का हमें केवल 57% ही भाग दिखता है, पूरा नहीं दिखता है। आपको लगता ज़रूर होगा पूरा पूरा दिख रहा है, उसका बैक साइड आपको कभी नहीं दिखता है। ये चीज़ मैंने आपको चंद्रयान वाले मिशन में बताई थी, है ना। ऊपर मैं पिन भी कर देता हूँ, आप वो देखना वीडियो, उसमें डिटेल में चीज़ें बताई हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या सूर्य की रोशनी पड़ेगी नहीं तो दिखेगा नहीं। लेकिन जो ही ये धीरे धीरे इस राउंड में आएगा, ठीक है, जो ही इस राउंड में आएगा तब इसको रोशनी जब मिलेगी तब ये हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक। और कई बार तो ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी पूरी तरह से इसको ढक लेती है चंद्रमा को, तब चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इस अवस्था को बोलते हैं पूर्णिमा। मतलब पृथ्वी बीच में जब आ जाए चांद और सूर्य के, तब ये दिन कहलाता है पूर्णिमा। इस दिन हमें मतलब प्रकाश चांद पे नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देख लेते हैं अपना आर्टिकल जो है, इतनी बेसिक चीज़ें मैंने समझा दी हैं। वही है कि 30 अगस्त को एक घटना देखी गई थी, हालांकि वो घटना सुपर ब्लू मून नहीं थी। क्यों, क्योंकि नासा ने ऑलरेडी पहले से डिक्लेयर कर रखा है कि 2009 में पहली बार सुपर ब्लू मून देखा गया था और इसके बाद अब 2037 में ही देखा जाएगा, इसलिए पहले जो कुछ भी दिख रहा है वो अजीब स्थिति है, ठीक। ब्लू मून और सुपर मून दोनों संयुक्त रूप से एक बड़े और चमकीले चंद्रमा के साथ आकाश को रोशन करते हैं, ठीक है। सुपर मून की घटना तब होती जब चंद्रमा अपनी कक्षा के दौरान पृथ्वी के करीब आ जाता है। मैंने भी बताया ना, कक्षा के दौरान करीब आ जाता है, कुछ इस तरीके से आप देखिए, है ना। यहाँ पे जब चंद्रमा आ जाएगा, ठीक, तो जब यहाँ चंद्रमा आ जाएगा तो ये जो भाग हमें दिख रहा है, ठीक, पेरेजी पॉइंट का, पास का पॉइंट, पेरेजी का मतलब पास का पॉइंट, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं सुपर मून की घटना। अपोजी का मतलब दूर का पॉइंट, और ये जो पॉइंट है क्षितिज के पॉइंट है, ये हमेशा अधिकांशतः बराबर ही रहते हैं, बस सूक्ष्म अंतर होता है। यही चीज़ इसने यहाँ पे दे दी है, ठीक।
बाकी आपको नहीं याद रखना है। आप क्षितिज का मतलब देखो बेसिक से समझा दूं, जैसे आप ऐसे यहाँ पे खड़े होते हैं खुले मैदान में, तो आप देखते होंगे कि एक दूरी ऐसी आपको दिख रही होती है जहाँ आसमान और पृथ्वी मिल रहे होते हैं। बचपन में तो कई बार हम लोग पकड़ने की कोशिश करते थे कि अच्छा यहाँ पहुँच के दोनों एक साथ मिलते हुए देखेंगे, जबकि वो भ्रम होता है, दिग्भ्रम उसको बोलते हैं, दृश्य भ्रम बोलते हैं। ठीक है, तो बस इतनी ही चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़नी थी, बाकी आपसे नहीं पूछेगा। वही चीज़ यहाँ दे दिया है कि उपभू का मतलब पास होता है और उपभू के अपोजिट होता है अपोजी, अपभू, है ना। तो अपभू क्या है, ये चंद्रमा पृथ्वी के चारों अंडाकार कक्षा में सबसे दूर की स्थिति को दर्शाता है। ठीक, इससे ज़्यादा आप मत पढ़िए। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया पूर्णिमा क्या है ना, और दूसरी पूर्णिमा क्या है। अपने नाम के बावजूद ब्लू मून ब्लू नहीं होता है, यह एक महीने में दूसरी पूर्णिमा का बस नाम है। ठीक है, पहले ही बता दिया वो चीज़ें। सुपर मून के दौरान गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार को प्रभावित करता है। वही चीज़, जब पृथ्वी के नज़दीक चंद्रमा होगा तो हमारी पृथ्वी के समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वार उठेंगे। ज्वार का मतलब समुद्र की लहरें। ठीक है, बस इससे ज़्यादा आप यहाँ पे मत पढ़िए। अब देखते हैं चंद्र ग्रहण क्या है। तो बस पुरानी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चंद्र ग्रहण वास्तव में पूर्णिमा की ही घटना है। पूर्णिमा का मतलब पूरे के पूरे चंद्रमा को ढक लेना। ठीक, किसके द्वारा, पृथ्वी के द्वारा। ठीक, तो जब पूरा का पूरा ढक लिया जाएगा उसको हम बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। अब जब थोड़ा सा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा यहीं पे फिक्स रहता है, वो तो पूरा ऐसे चक्कर लगा रहा होता है ना 15-15 दिन में। तो जब वो चक्कर लगा रहा है तो कभी यहाँ आ गया कभी यहाँ आ गया, तो हमें जैसे मान लो इधर आ गया तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जा रही है तो हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ये बस बेसिक चीज़ें हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इस दौरान सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के बिल्कुल सीध में होते हैं और ये घटना केवल पूर्णिमा के दिन ही घटित होती है। पूरे वर्ष में लगभग 3 चंद्र ग्रहण होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मत याद रखना। सर्वप्रथम चंद्रमा पेनुम्ब्रा की तरफ चला जाता है। पृथ्वी की छाया का वह हिस्सा जहाँ सूर्य से आने वाला संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता। ध्यान देना, पेनुम्ब्रा क्या है। देखो, पेनुब्रा इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे पूरा प्रकाश सूर्य का बंद नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा आता है, क्योंकि सूर्य तो अपना प्रकाश इस तरीके से फैला रहा है ना, ऐसे। ये तो बंद हुआ जब पृथ्वी यहाँ पर आ गई। ठीक है, जब बिल्कुल इसकी सिधाई पे आ गया तब होता है, वरना हल्का सा नीचे होगा, हल्का सा ऊपर होगा तो ये दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ पिक्चर, अब देखना अब यहाँ से। ठीक है, तब आगे का आर्टिकल समझाऊँ तब चीज़ें समझ में आएंगी। ये है हमारा सोलर सिस्टम एक तरीके का। आप देख रहे हो सूर्य के चारों ओर सारे के सारे प्लेनेट चक्कर लगा रहे, ये पृथ्वी चक्कर लगा रही। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की पृथ्वी यहाँ पे आती है। ठीक है, और ऐसे बिल्कुल पूरी तरह से सूर्य को ढक लेती है। अब देखो ऐसे जब ढक लेगी तो सूर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो ये थोड़ी थोड़ी रोशनी तो दिख रही ना, यहाँ से इन रोशनी से चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्लियर, फिर देखो और नया कुछ इस तरीके का, ये पृथ्वी, अब ये चंद्रमा, ये को सूर्य के सामने आ गया। ठीक है, तो सूर्य से क्या होगा, कुछ रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, या कहें चंद्रमा सूर्य की तरफ वाले हिस्से में खूब चमकीला दिखाई देगा, लेकिन पृथ्वी से देखने पे उस पर अंधेरा दिखेगा। अरे घर पे करके देख लेना भाई, टार्च लगा के आप, कि उस तरफ वाले में टार्च लगाना तो उधर वाली चीज़ें आपको दिखेंगी, टार्च के इधर वाली चीज़ें थोड़ा ना आपको दिखती हैं। ठीक है, तो सूर्य को आप टार्च समझो एक तरीके का। फिर देखो यहाँ पे ये एक तरीके का है। ठीक है, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति को दिखा रहा है। फिर यहाँ पे मैं आपको ये देखो, ऐसे सोलर प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, ये सूर्य है, अब ये को पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी चक्कर लगा रहा है ना, इतनी स्पीड में चक्कर लगा रहा है। तो अब सोचो ना कि कितनी जल्दी जल्दी इसके बराबर हो जा रहा होगा। तो ये रोशनी तो ऐसे इसको मिल ही रही होगी, इसका एक भाग हमेशा प्रकाश से दिखता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बस समझने वाली हैं, ज़्यादा इस पर डिटेल में जाना नहीं है, पीएचडी हमें आपको करनी नहीं। ये देखो ये एक स्थिति, ठीक है, चंद्रमा बीच में आ गया लेकिन तुरंत हट गया, थोड़ी देर के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि 10 घंटे 20 घंटे के लिए स्थिति बने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक, ये देखो चंद्रमा पे ऐसा अंधेरा होता है। ठीक, अब ये लाल क्यों आ गया, क्योंकि वो अस्त होने का थोड़ा सा प्रकाश होता है। नीला ऐसे ही हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो पृथ्वी के कारण हो जाता है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देखो कुछ इस तरीके का, थोड़ा और बड़ा मैं दिखा दूँ, ऐसे देखो चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे हर एक प्लेनेट हजारों वहाँ पे
एक्सोप्लैनेट्स होते हैं, या कहें कि हजारों वहाँ पे आप कह सकते हो सोलर सिस्टम है। ठीक, तो बस वहाँ पे यही चीज़ें देखो कि भाग का वह हिस्सा नियम, अब यहाँ पे ये देख लिया पेनुब्रा की तरफ चला जाता है जहाँ संपूर्ण प्रकाश अवरुद्ध नहीं होता, अर्थात थोड़ा बहुत जाता रहता है। चंद्रमा के भूभाग का वह हिस्सा नियमित पूर्णिमा की तुलना में धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, और फिर चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया, मतलब आपका युम्ब्रा है ना, युम्ब्रा आप कह सकते हो, युब्रा कह सकते हो, में चला जाता है जहाँ से सूर्य से आने वाला प्रकाश पूरी तरह से पृथ्वी से अवरुद्ध हो जाता है, मतलब इस क्षेत्र में बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आ जाता है। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल में चंद्रमा की डिस्क का मतलब वही चंद्रमा का जो शेप है, द्वारा परावर्तित प्रकाश, एकमात्र प्रकाश पहले ही वापस ले लिया गया है या परिवर्तित किया जा चुका है। ये चीज़ें नहीं पढ़नी, आपको नहीं पूछेगा। अब आता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण का मतलब वही कि जब पूरी इस बीच की स्थिति में हो। ठीक है, ये मून ऑर्बिट आप देख लो। लूनर एक्लिप्स कैन ओनली ऑकर एट फुल मून व्हेन अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट नॉर्मली रिफ्लेक्टेड बाय द मून। सम सनलाइट इज बेंट थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर टिपिकली अलाउंग द मून अ कॉपरी ग्लो। आप यहाँ से देख सकते हो एक चंद्रमा, इस दौरान चंद्रमा की पूरी डिस्क पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया में प्रवेश करती है, इसलिए चंद्रमा लाल, अभी दिखाया था ना, ब्लड मून दिखाई देता है। हालांकि यह हमेशा के लिए नहीं रहता, 14 से 15 मिनट के लिए होता है। चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा या प्रतिछाया से बाहर निकलकर वापस अपने पेनुब्रा में आ जाता है। कुल मिलाकर ये चंद्र ग्रहण कुछ घंटों तक चलेगा। लाल प्रकाश में नीले की तुलना, अब वही कि लाल क्यों दिखाई देता है, लाल प्रकाश में नीले प्रकाश की तुलना में लंबी तरंग दैर्घ्य होती है जो चंद्र ग्रहण को अपना विशिष्ट लाल रंग प्रदान करती है। तरंग दैर्घ्य का मतलब तरंग की दूरी, जैसे तरंगों को आपको पता होना चाहिए, एक सरल रेखा में इस तरीके से तरंगें चलती हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है और ये जो दूसरा पॉइंट है, इसकी बीच की दूरी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ये पढ़ना नहीं है। पृथ्वी पर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय समान प्रभाव देख सकते हैं। आपने देखा होगा ऊषा काल की बेला जो होती है, गोधूल की बेला, सूर्यास्त की जो बेला होती है, उसमें आसमान आपको हल्का सा लाल लाल दिखेगा, कभी कभी इंद्रधनुष भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होगा, जब मून बीच में आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पृथ्वी पर प्रकाश नहीं जा रहा तो कहते से पृथ्वी ग्रहण होना चाहिए, खाम सूर्य को बदनाम करते हैं, है ना। तो मून आ जाता है, इसलिए इसको हम कह देते हैं कि ये पृथ्वी के साथ में ग्रहण ना हो कि सूर्य ग्रहण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, यहाँ पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, चांद के बीच में पृथ्वी आ जाती है। ठीक है, यानी कि सन, अर्थ और मून, ये चंद्र ग्रहण। ठीक है, सन, मून और अर्थ, ठीक है, ये आपका सूर्य ग्रहण। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है, अभी मैंने दिखाया था। इस घटना के दौरान चंद्रमा सूर्य की पूरी सतह को ढक लेता है। आंशिक और कुंडलाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के केवल एक हिस्से को ढकता है जब वो हल्का सा नीचे आता है। जब चंद्रमा सूर्य के, ये आप पढ़ लेना, है ना, क्या इसको बार बार पढ़ाऊँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे भी। ठीक, अगला आर्टिकल है श्री नारायण गुरु जयंती के बारे में। बेसिक से इनके बारे में पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला कि ये कौन थे, तो ये एक तरीके के आप कह सकते हो कि एजवा जाति से संबंध रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता थे। एजवा जाति कौन सी, उसको अवर्ण माना जाता था, जैसे वर्ण के रूप में ब्राह्मणों ने बना रखे थे कि ये वर्ण है, ये अवर्ण है। ठीक है, छुआछूत के हिसाब से आप मान सकते हो, जैसे आज कैटेगरी बांटी गई है ना, जनरल, SC ST OBC, कुछ उसी तरीके से। ठीक, उन्हें बचपन से एकांत पसंद था, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे बस क्वेश्चन ये पूछेगा इनकी पुस्तक क्या है, इनके सिद्धांत क्या, इन्होंने क्या किया है। ठीक है, तो पहला इन्होंने जातिगत अन्याय के खिलाफ मोर्चा उठाया। इन्होंने एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया, तो नारायण गुरु ने। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, तो नहीं, इन्होंने मूर्ति की जगह पे दर्पण रखा, अर्थात ये मानवता की पूजा की बात करते थे। व्यक्ति अपने को सुधार ले, सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। और एक बात मैं और बताऊं, जितने भी धार्मिक सुधार आंदोलन के आपको नेता मिलेंगे, अधिकांशतः वो मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं होंगे। अधिकांशतः मैं बोल रहा हूँ, सबका सब नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका मानना होता है कि मूर्ति पूजा क्या करती है, हर व्यक्ति को कट्टर बना देती है। कट्टर कैसे, कि मान लो हम कृष्ण की पूजा करते हैं, ठीक, लेकिन हमारा पड़ोसी राम की पूजा करता है, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, कृष्ण की मानो, कृष्ण की मानो, राम की क्यों नहीं मान रहे हो।
ठीक है, तो उसको समझाने से बहस होगी। तो कई लोगों ने सोचा कि एक काम करो, मूर्ति ही हटा दो। जब मूर्ति नहीं रहेगी तो सब अपने अपने मन से मान लेना। इसीलिए देखना, जब भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं वहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ठीक है, आप रीजन समझ गए क्यों विरोध किया जाता था, बाकी मैं हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। ठीक, धर्म परिवर्तन का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने अलवे अद्वैत आश्रम की स्थापना की। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1923 में, और दूसरा जो क्वेश्चन इनका पूछा जा सकता है जिसपे यूपीएससी संभवतः पूछ सकती, वो है इनकी रचनाओं को लेकर। अद्वैत दीपिका किसकी थी, असरमा किसकी थी, थिरुकुरल किसका था, थेवरप्पा थिंकंगल किसका था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि रचनाएं किन की थी। इनका जो मेन योगदान था वो था मंदिर प्रवेश आंदोलन। होता क्या था, आज भी जैसे आप देखते होंगे कि कई भारत के ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर SC ST के लिए वहाँ पे जाने की परमिशन नहीं होती है ना। तो उसी चीज़, जैसे अभी आप लोगों ने कई वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले सुना होगा, ठीक है, केरल का मंदिर, देखो नाम से ही स्किप हो गया अभी अभी जस्ट या सबरीमाला टेम्पल है ना, उसमें महिलाओं को लेकर बड़ा रोक था। हालांकि उनका अपना रिचुअल्स है कि जो भगवान अयप्पा हैं वो महिलाओं से थोड़ा प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसा मान्यताएं हैं। ठीक, तो वही चीज़ें हैं, उस चीज़ को इन्होंने रोका कि मंदिर प्रवेश हर एक व्यक्ति को होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति मंदिर में जा सकता है। और उसी आंदोलन को इन्होंने नाम दिया वायकोम सत्याग्रह। ठीक, ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, गांधी जी वगैरह सब इनके मुरीद थे। इन्होंने विज्ञान में योगदान देने के लिए अध्यारोप दर्शनम यानी कि दर्शनमाला, जो कि ब्रह्मांड की व्याख्या करती है, जैसे मैंने आपको आज से कुछ दिन पहले पढ़ाया था ना, सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य जी की, तो बस कुछ वैसा ही। ठीक है, दैव दशकम और आत्मोपदेश शतकम नाम के इनके कुछ दर्शन हैं। ठीक, बाकी आपको नहीं याद रखना है। इनकी सार्वभौमिक एकता, वही बात है, देखो इन चीज़ों को पढ़ लोगे, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा कब खत्म हुए, हाँ इस लाइन पे क्वेश्चन बनेगा। जैसे रामानुज को लेकर क्वेश्चन आया है ना कि पुस्तक को लेकर, तो इस पे भी आ सकता है, क्योंकि 2021 में उपराष्ट्रपति साहब ने इनकी कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद नॉट मैनी बट वन नाम से प्रकाशित किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नॉट मैनी बट वन का संबंध निम्न में से किससे है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है, तो ये गैस ही नहीं हो पाएगा कि नारायण गुरु थे। ठीक है, तो बस ध्यान रखना। अगला है स्वदेशी रूप से विकसित विद्युत परमाणु ऊर्जा रिएक्टर। यहाँ पर बस 2 बातें याद रखना, एक तो लोकेशन, ठीक है, कि काकरापारा कहाँ पे है, ठीक है, राजस्थान का जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो क्या है, नरौरा कहाँ पे है, ठीक है, ये बस बेसिक चीज़ें। तारापुर कहाँ पे, कैगा कहाँ पे। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि कैगा और काकरापारा और नरौरा को सुमेलित करें, या इनमें से कौन पहले मिलेगा, कितने राज्यों से होकर जाएंगे, या इनमें सुमेलित स्टेट को दे दे, तो गड़बड़ हो जाती है कि कुडनकुलम कहाँ पे है ना। और इन्हीं चारों में क्वेश्चन बनता है, कुडनकुलम, तारापुर, कैगा, काकरापारा और नरौरा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस किस स्टेट में। ये तमिलनाडु में कुडनकुलम, कैगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में, काकरापारा गुजरात में, नरौरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 बेसिक फैक्ट और देख लो। ये पहला स्वदेशी रूप से विकसित बन गया है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी रूप से दबाव युक्त तो भारी जल रिएक्टर है। आपके मन में आया होगा सर ये भारी जल का क्या मतलब है। देखो, भारी जल वास्तव में D2O इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, ठीक है, उस नाभिकीय रिएक्टर के जब कई सारी उसमें क्रियाएं होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का विखंडन होता है, ठीक है, तो उन विखंडन के दौरान न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं उनको अवशोषित या क्या उनको धीमा करने के लिए एक मंदक का काम करता है ये भारी जल, अर्थात ब्रेक का काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नियंत्रित रहती है और उत्पादन विस्फोट में नहीं बदलता है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, ये यहाँ पे है कि पैसिव डेके हीट रिमूवल सिस्टम, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा पैसिव डेके हीट रिमूवल सिस्टम का संबंध किससे है। ठीक है, तो इसका मतलब ही नाम से आ रहा है पैसिव, ठीक है, यानी कि सुस्त करना किस चीज़ को, हीट को। ठीक, मतलब कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप लोग पढ़ते हो फुकुशिमा संयंत्र को लेकर, और अभी यूक्रेन में हुआ था जपरोजिया को लेकर। ठीक, क्या होता है कि इनसे रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो कि बहुत हानिकारक होते हैं।
तो इस पर एक सिस्टम लगाया गया है कि जब भी ये रिएक्टर अगर विस्फोट करने की अवस्था में आएगा या नॉर्मल भी चल रहा है तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, जो ऊष्मा या जो धुआं निकल रहा है, उसको ये कन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसके इस रेडियोधर्मी क्षय के फीचर को डीएक्टिवेट करके ही ऊष्मा को निकालेगा। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे जल को मिनरल वाटर के रूप में हम साफ करते हैं, बस। ठीक है, और मत देखो। MWE का मतलब क्या होता है? MWE बेसिकली एक तरीके का मापक है, जैसे मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था। क्या बोलते हैं, किसमें मैंने आपको पढ़ाया था? अरे देखो ध्यान नहीं आ रहा है कि जैसे मैं आपको जब पढ़ाता हूँ ना कि मील होता है, ठीक है, एम्पियर होता है, तो उसी तरीके का मात्रक है। जैसे एनर्जी का, कैलोरी वगैरह ये सारी चीज़ें, तो ये एक तरीके का मात्रक है। मेगा वाट इलेक्ट्रिक इसको बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा नहीं लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि ये आपके काम आ सकता है। ठीक, अगला है इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल के बारे में। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल तो आपको मतलब इसके बारे में बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, लेकिन सिंपल तरीके से आप यहीं पर समझ सकते हो। ठीक, इस पूरे शब्द को समझें इससे पहले शॉर्ट समझते हैं। फ्लेक्स फ्यूल का क्या मतलब है? फ्लेक्स को तो छोड़ो, फ्यूल का क्या मतलब है? फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। एक मिनट मैं यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, फ्यूल का क्या मतलब होता है? ईंधन। ठीक है, फ्लेक्स का क्या मतलब होता है? किन्हीं भी दो ईंधन का मिश्रण। इस शब्द को समझ गए? अर्थात फ्लेक्स फ्यूल क्या हुआ? किन्हीं भी दो ईंधन को मिलाकर बना नया फ्यूल। ठीक है, सरल भाषा में बताया मैंने एक लाइन में, किन्हीं भी दो ईंधन को मिलाकर बना नया फ्यूल। दो ईंधन कौन कौन से हो सकते हैं? पेट्रोल हो सकता है, एथनॉल हो सकता है, डीजल हो सकता है, एथनॉल हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, एथनॉल हो सकता है। समझ गए? कहने का मतलब है किसी न किसी दो को मिला दो तो जो नया फ्यूल बना वो कहलाया फ्लेक्स फ्यूल। और यही हुआ है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि भारत में टोयोटा किर्लोस्कर नाम की जो कंपनी है उसने विश्व के पहले भारत स्टेज 6 स्टेज 2, ठीक है, यानी कि जैसे अभी हमारे यहाँ BS6 चल रहा है, उस BS6 में भी कई स्टेजेस हैं, तो उनकी जो सेकेंड स्टेजेस है BS6 की, यानी कि बेहतरीन इंजन वाली गाड़ी, ठीक, उसने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया है। अभी प्रोटोटाइप के रूप में आगे कुछ महीनों में बिक्री के लिए चालू हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है? इसमें एथनॉल का मिश्रण किया जाता है। अब आपके मन में आया होगा कि सर ये एथनॉल क्या है ना? इतने दिन से आप पढ़ते हो कि एथनॉल एथनॉल एथनॉल, ये क्या चीज़ है? तो देखो, हमारे यहाँ हम ईंधन के रूप में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा को यूज करते हैं, परंपरागत ईंधन को यूज करते हैं, कोयला वगैरह को, ठीक है, मीथेन वगैरह को। लेकिन क्या हुआ है कि हाल के दिनों में नई चीज़ खोजी गई। नई का मतलब जिनको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। बायो का मतलब जो जीव जंतुओं पादपों से प्राप्त हों, उनको बोलते हैं बायोफ्यूल। यही बायोफ्यूल जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें एक आप पढ़ते हो बायो एथनॉल, ठीक है, दूसरा जो होता है उसको पढ़ते हो बायोडीजल, तीसरा इसी में एक शब्द आप पढ़ते हो बायोगैस। सामान्य रूप से समझा दूं, बायोगैस मोटे तौर पे मीथेन को बोलते हैं, बायोडीजल मोटे तौर पे पौधे एवं जानवरों के पेट की जो वसा होती है ना, जिसको फैट बोलते हैं, चर्बी बोलते हैं, ठीक है, जब वो जानवर दब के मर जाते हैं तो उनसे जो चर्बी बनती है वो कहलाते हैं बायोडीजल, ठीक है। बायो एथनॉल क्या होते हैं? ये पौधों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे मतलब जैसे मकई का, ठीक है, जैसे गन्ना, ठीक है, इनका जो रस होता है वो एथनॉल बनाता है, ब्लेंड किया जाता है, काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं। तो इतनी बातें समझ गए कि एथनॉल क्या हुआ, ये हुआ। अब इथनॉल में भी कई टाइप होते हैं, वो 4 टाइप के एथनॉल माने जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो अभी यूज हो रहा है वो 2G को प्रमोट करने की बात आ रही है। फर्स्ट G, 2G, 3G, 4G, ठीक। 3G में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और 4G में क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 1G में क्या होते हैं? मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक बार पिक्चर ही दिखा देता हूँ।
ये देखो कि वन जनरेशन बायोफ्यूल कौन होते हैं, शुगर, कॉर्न, स्टार्च। अब यहाँ पे देखो 1G को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन ये भी होगा, क्योंकि शुगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होती है, कॉर्न, मक्का, इसका भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, स्टार्च इसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसको हम यूज करें जब फ्यूल में, ना कि जो हमारी खाद्य सामग्री है उसको। लेकिन दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वो लोग खाद्य सामग्री का यूज करते हैं, जैसे चुकंदर का यूज करते हैं कुछ लोग, क्योंकि उनके यहाँ चुकंदर खाया नहीं जाता, चीनी इतनी खाई नहीं जाती, और या फिर पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इनकी खपत ज़्यादा है, इसलिए हम फर्स्ट जनरेशन को हटा के 2G को प्रमोट करते हैं। इसलिए आप हमेशा एक पहल देखेंगे E100 करके, ठीक है, उसमें सरकार पैसा प्रोवाइड कराती है। या आपने जीवन योजना देखी होगी, JIVAN, ठीक है, उसमें भी 2G की बात आती है। 2G क्या हुआ, इन सबके जो छिक्कल हैं, ठीक है, जितनी लकड़ियाँ या इनका, या जैसे गन्ने को आपने देखा होगा, जब गन्ने का रस पीते हो जाके तो वो जो बाकी वो जो खोई बचती है, ठीक है, उसको बोलते हैं 2G। तो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ आपको समझने की ज़रूरत नहीं थी। मोटे तौर पे मैंने आपको फ्लैक्स फ्यूल के बारे में बता दिया है। अब हम उसके बारे में 2-3 फैक्ट और देख लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन अगर आए तो उसको हम क्लियर कर लें, ठीक है। 85% एथनॉल मिश्रण से पेट्रोल से चलने में सक्षम होगा, और इसमें इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन की सुविधा है। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का मतलब ये होता है कि जब इस एथनॉल को पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो इससे जो बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, वो बैटरी गाड़ी को आगे बूस्टअप करेगी। समझ गए, दोनों चीज़ें कहने का मतलब तीनों चीज़ें उस गाड़ी में मिक्स होता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तो रिकमेंड किया था 20% से अधिक उच्च एथनॉल। अब एथनॉल हम मिला क्यों रहे हैं, इसलिए मिला रहे हैं ताकि हम पेट्रोल को प्रतिस्थापित कर सकें, अर्थात पेट्रोल की मांग को कम कर सकें। इसीलिए सरकार की एक ये भी पॉलिसी है पेट्रोल के प्राइस हाई करने के, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर मूव करें, ठीक। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, अब वही बातें यहाँ बताएंगे। ऐसे इंजन होते हैं जो फ्लेक्स ईंधन यानी कि पेट्रोल से या डीजल से या इलेक्ट्रिक से, इन तीनों में से एथनॉल को मिलाने के बाद जो बना उसको हम कहते हैं फ्लेक्स ईंधन। कई बार क्या होता है कि 100% इथनॉल होता है, उसको भी हम फ्लेक्स फ्यूल के रूप में कह देते हैं, ठीक। फिर बात आती है क्या होते हैं इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। अब इलेक्ट्रीफाइड है तो मतलब विद्युत का वहाँ पे यूज होगा, ठीक है, बाकी वहाँ फ्यूल व्हीकल तो होगा, ठीक। इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन में एक फ्लेक्सी ईंधन इंजन और एक इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन दोनों होते हैं। जैसे आजकल आप लोग देखे होंगे जब लोग गाड़ियाँ परचेज करते हैं तो CNG उसमें करवा लेते हैं, जबकि वो भले होती किस में है, वो आती तो पेट्रोल और डीजल में, लेकिन हम उसको कन्वर्ट करा लेते हैं। और कई लोग दोनों चीज़ों को चलाते हैं, CNG से भी और पेट्रोल से भी। तो बस वही चीज़ इस पे है। फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब क्या है कि जब फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ एकीकृत किया जाता है तो इसे हम कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अर्थात फ्लेक्स वही चीज़, CNG और पेट्रोल दोनों, अर्थात हम यहाँ पे पेट्रोल प्लस एथनॉल और प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल तीनों को बना दें तो ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है। अब यहाँ पे चीज़ें पढ़ लेना, किसी काम की नहीं है, ठीक। बाकी ये कुछ नहीं पूछेगा, डिकार्बोनाइजेशन और ग्रीन मोबिलिटी, है ना, कुछ नहीं पूछेगा। ये क्या है, मापदंड है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, नहीं आएगा, डेप्थ में मत जाना, ठीक है, कि कौन कौन से सर्टिफिकेट देगा, कौन कौन से सर्टिफिकेट नहीं देगा, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। जैव, अब ये मत पढ़ो कि खमीर जैसा ये सब, इस पर तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझ लो कि अच्छा बायो फ्यूल उसको बोलते हैं, एथनॉल उसको बोलते हैं जो एक तरीके से हमारे इन 4 कैटेगरियों में से किसी में से एक हो, ठीक। फिर यहाँ पे ये चीज़ें वही है, नहीं पढ़ना है किसान को क्या होगा क्या नहीं, बस ये देख लो कि ये पहले क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इन पहलों के बारे में आपको बता दिया कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति पे तो नहीं पूछेगा। जीवन योजना के बारे में मैंने आपको बता दिया। E100 क्या है कि पूरे देश में इथनॉल के उत्पादन व वितरण को बढ़ावा देना। जीवन योजना क्या है, एथनॉल जो 2G है, ठीक है, इसका जो कोई उत्पादन करेगा उसको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना, वित्तीय सहायता देना। रुको प्रोजेक्ट क्या है, ये भी एथनॉल से है। इसमें क्या होगा कि जैसे बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट में लोग खाना बनाते हैं
तो वो तेल कई बार यूज होने के बाद बेकार हो जाता है, तो उस बेकार तेल को यूज कर लेना एज एथनॉल के रूप में, ठीक है, गाड़ी के रूप में। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। फिर बात आती है फ्लोरा, फौना और फंगा के बारे में। इस आर्टिकल को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बस बेसिक 2-3 चीज़ें बता दूं, आप समझ जाओगे। जैसे हम लोग अभी एक वर्ड मैंने एक दिन समझाया था कि ह्यूमन यूज किया करो, ठीक है। क्यों मैंने बोला था ह्यूमन यूज किया करो? क्योंकि इसमें आपका मैन वूमेन कॉमन हो जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहूँगा कि जब भी हम ह्यूमन वर्ड यूज करेंगे ना, तो इसमें और भी चीज़ कॉमन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेंडर। समझ गए? तो अब यहाँ पर भी क्या था, आज से कई वर्षों तक, अभी तक जब भी हम फ्लोरा और फौना जब भी फ्लोरा बोलते हैं तो फौना ज़रूर बोलते हैं, यानी कि जब भी मैन बोलते हैं तो वुमेन ज़रूर बोलते हैं, लेकिन कहीं ट्रांसजेंडर वर्ड का यूज नहीं करते। अर्थात आप ट्रांसजेंडर को फंगी की तरह फंगी समझ सकते हो, ठीक है। गलत अर्थ मत निकालो, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि जिस तरह से फ्लोरा, फौना और फंगा एक ही चीज़ है, एक ही का मतलब एक फैमिली के मेंबर हैं, ठीक है, एक फैमिली के मेंबर हैं। जैसे ह्यूमन एक मेंबर है पूरा का पूरा, ठीक है, मानव प्रजाति, तो उसी तरह से पादप प्रजातियों में ये पूरे के पूरे जो मेंबर होते हैं, तो ये तीनों कॉमन शब्द हैं, ठीक। तो जब भी हम मैन वुमेन यूज करें तो ट्रांसजेंडर साथ में यूज करें, उसी तरह से फ्लोरा फौना जब यूज करें तो फंगा यूज करें। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसी चीज़ को यहाँ पे समझ लो बस। क्वेश्चन अगर आपसे आएगा तो फंगा पे आएगा, यानी कि कवक पे आएगा, और कवक पे काफ़ी डेप्थ में आएगा, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। तो देखो क्या है, फ्लोरा का मतलब है जो प्लांट से रिलेटेड, मतलब जो पादप प्रजातियाँ हैं उनको फ्लोरा वर्ड देते हैं। फौना किसको बोलते हैं? जो एनिमल से रिलेटेड प्रजातियाँ। देखो आप ही लोगों को देख रहा है ये चारों, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा फंगी पे, तो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। कवक, यीस्ट, फफूंद और मशरूम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं। मतलब कवक में कई प्रजातियां हैं, जिसको यीस्ट बोलते हैं, फफूंद भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं। कहने मतलब फंगा में कई चीज़ें आती हैं, ये जैसे मशरूम आता है। और भी आपने देखा होगा कि आपके घर में कभी कभी जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, कई बार सब्जी जब पुरानी हो जाती है तो ऊपर उसमें सफ़ेदी सफ़ेदी लग जाती है। या आपने देखा होगा कि ब्रेड वगैरह में हल्का ब्राउनपन आ जाता है, फफूंदी लग जाती है, जिसको फफूंद बोलते हैं, उसी को कवक बोलते हैं, ठीक है। अब ये 6 किंगडम है जीवन के, ठीक, जिसमें एनिमिलिया है, जिसमें हम लोग भी आते हैं, प्लांट जिसमें पौधे आते हैं, फंगी, ठीक है, ये कवक हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, यूबैक्टीरिया हो गया, है ना, आर्कियोबैक्टीरिया हो गया। तो बस ये देख लो, आपसे पूछेगा नहीं, ठीक। अब कवक और फंगस पे क्वेश्चन आएंगे एक से एक, तो इनकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। कवक या फंगस यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव या स्थूल जीवों का एक विविध समूह है जो वनस्पतियों, जीवों और बैक्टीरियों से अलग अपने स्वयं के जैविक साम्राज्य से संबंधित होते हैं। अर्थात जो ना वनस्पति होते हैं, ना जीव होते हैं, ना बैक्टीरिया होते हैं, वो अलग होते हैं कवक, ठीक है। वनस्पतियों, जीवों और प्रोटिस्ट की तरह कवक में जटिल झिल्लीबद्ध कोशिकांग और एक वास्तविक केंद्रक होता है। कवक मुख्य रूप से डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर का मतलब ये होता है जो जैविक पदार्थों को अवशोषित करके पोषक तत्व प्राप्त करते हों, ठीक है। एंजाइमों का ये स्राव करते हैं, जैविक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए एंजाइमों का स्राव करते हैं, जिन्हें वे अवशोषित कर सकते हैं। जैसे आपके जब आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, तो आपकी जो ये खाने वाली नली है, ठीक है, जब जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम का स्राव होता है, जो आपके खाने के टुकड़े को बहुत ही बारीक बारीक तोड़ देते हैं। एक तरीके का आप एसिड कह सकते हो। इसी शब्द को यूज किया जाता है जठराग्नि के रूप में, ठीक है, जो पेट में जलने वाली आग होती है। पोषक तत्वों का आवर्तन, कवक पोषक तत्वों को पौधों के लिए सुलभ बनाने हेतु परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर डीकम्पोजर यानी कि अवशोषित करने के रूप में कार्य करता है, जिससे पोषक तत्वों की रिसाइलिंग और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। कहने का मतलब ये है कि आपसे यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि कवक के क्या क्या लाभ हैं, और दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो बस ये जान लो कि पोषक तत्वों के काम आते हैं, कार्बन साइक्लिंग में काम आते हैं, जलवायु को रेगुलेट करते हैं, ठीक है,
भोजन के रूप में भी काम आते हैं। कई सारे लोग देखना यीस्ट का उपयोग करते हैं बेकिंग और शराब बनाने में, ठीक है। कई बार दवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। कुछ कवक जैसे मशरूम वगैरह लोग खाते भी हैं, ठीक है। ये एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में काम आते हैं, लेकिन इनके बहुत सारे हानि भी हैं। काफ़ी सारे रोग, वही बात है, फफूंद लगा हुआ खाना आप थोड़ा ना खा लोगे, ठीक है। कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, दाद, एथलीट फूट, ये सारी चीज़ें। कुछ कवक जैसे माइकोटॉक्सिन नामक ये विषैले यौगिकों को उत्पादित करते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन में कई सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ रोग फसलों में भी काम आते हैं, यानी कि फसल में रोग को बढ़ा देते हैं, जैसे पाउडर फफूंद या रस्ट। पाउडर फफूंद का मतलब जैसे आपने देखा होगा आपके यहाँ जो बोर्ड वगैरह होता है उसमें पीला पीला झड़ने लगता है, तो वो भी एक तरीके का पाउडर फफूंद होता है, ठीक है। रतुआ ये एक रोग होता है, ठीक। एलर्जी प्रतिक्रिया, कई बार क्या होता है कि आपके आसपास ये सड़ा हुआ खाना रखा हो तो एलर्जी होने लगती है, सांस नहीं ले पाते हो, ठीक है। तो बस यही बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है। लास्ट हमारा आर्टिकल है CSIR प्रीमा ET11। बस इतना जान लो ये क्या है। ये एक ट्रैक्टर है, किसने बनाया है? CSIR ने बनाया। शुद्ध इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है, स्वदेशी है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। बस ये देख लेना V2L क्या है। V2L तकनीक है व्हीकल टू लोड की। ये काम क्या करती है, ये ट्रैक्टर जब नहीं चलता है, ठीक है, तो इसकी जो बैटरी है वो पंप और सिंचाई के काम आती है। जैसे अभी आप नॉर्मल ट्रैक्टर देखते होंगे, स्वराज का या सोनालिका का, लोग खेतों में उसी से अपना ट्यूबवेल चलाते हैं, ठीक। तो यही चीज़ इसमें भी लगाई गई है। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। NOx क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। अब ये किसने बनाया? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की, ये आपसे नहीं पूछेगा, ठीक। इससे पहले क्या क्या बना चुके हैं तो आपको पता है, स्वराज ट्रैक्टर, सोनालिका ट्रैक्टर, ये भी नहीं पूछेगा, लेकिन बस सामान्य जानकारी के लिए जान जाओ, ठीक। ट्रैक्टर परीक्षण की सरलीकृत प्रक्रिया क्या है? मतलब जो लोग ट्रैक्टर ये बनाएंगे तो उनको कई प्रकार की छूटें दी जा रही, रियायतें दी जा रही, ताकि वो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब सोचो उनको प्रोडक्शन में एक बहुत सारे सर्टिफिकेट अगर लगाने पड़ जाएंगे तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो बस वही बेसिक चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है आज की क्लास आपने पढ़ी होगी। जहाँ तक मुझे लगता है इस क्लास में केवल 2 ही आर्टिकल इम्पॉर्टेंट थे, एक फ्लैक्स फ्यूल को लेकर और दूसरा कवक को लेकर, ठीक है। बाकी तो वो हवाबाजी के लिए थे कि सुपर मून क्या है, ब्लड मून क्या है, और ये ट्रैक्टर वाला ये आपसे नहीं पूछेगा। लेकिन इन 2 आर्टिकल पे आप ज़्यादा फोकस करना, यही आपसे क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अपने 2 सितंबर के यानी कि कल आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।